तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, भले ही आप अनएम्प्लॉयड हैं अभी, हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड हों, लेकिन अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाते रहिए। आजकल लोग मोबाइल पे रील ही बदलते रहते हैं। आपको रील बदल करके आपकी ज़िंदगी बनेगी, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ देख करके ज़िंदगी बनेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ के उसे ग्रैब कर, तो वो ग्रैब करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए। हम एक दिन इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू वाला कहेगा कि ये काम कैसे होता है, हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो थ्योरी पढ़ी है, खाली हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, हमने एकेडमिक्स पढ़ी है, फील्ड में जाके उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया। जब तक आप उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करोगे, जो व्यक्ति जेब से पैसे निकाल करके दे रहा है, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। स्कीम्स पे मत रहिए, स्कीम्स के भरोसे मत रहिए। ज़िंदगी स्कीम्स के भरोसे नहीं चलेगी। कौन सी स्कीम में से कौन सी चीज़ आप क्लिक करके उसको अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं, और आप खुद को कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, इन दोनों की मैरिज कराइए, तब आप आगे बढ़ें। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें बंदर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं संजय अग्रवाल सर के साथ में। ये ऑथर हैं, ही इज़ अ टेडेक्स स्पीकर, साथ साथ में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम किया है 25 साल तक। इसके साथ साथ में इनकी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, जिसके ऊपर अभी ये खुद से ही डिफ़ाइन करने वाले हैं, आपको अपने बारे में बताने वाले हैं। और आज की ये वीडियो होने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, जिसमें संजय अग्रवाल सर आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे फीडबैक, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको ये पता चलेगा कि आपको अगर एम्प्लॉयमेंट लेनी है, आपको अगर एम्प्लॉयबल बनना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। सो ही विल गिव यू अ वेरी फेयर एंड वेरी नॉलेजेबल कंटेंट इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लगातार देखें, जिससे आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल सके कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आप जॉब कैसे ले सकते हैं, आपको अगर अपने करंट पोजीशन से एक नेक्स्ट लेवल ऊपर उठना है तो आप कैसे उठ सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना चाहते हैं कि आज आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल से डेली आप एक एक लेवल ऊपर उठते जाएं, तो उसके बारे में भी संजय अग्रवाल सर आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें, जिससे इस तरीके की रेगुलर इंफॉर्मेशनल एंड मोटिवेशनल आपको वीडियो मिलती रहे, और आपको इस तरीके का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, जिससे आप भी ग्रो करें और आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स सब लोग ग्रो कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया, और आप सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया सिद्धार्थ जी, थैंकफुल टू यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने हमारे लिए अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला। सर, हम लोग बहुत लंबे टाइम से कनेक्शन में थे कि कब ये मौका आया, और फाइनली आज वो दिन आ गया है। यस यस सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में मतलब भर का तो सिद्धार्थ जी ने पहले ही बता दिया है, लेकिन छोटा सा मैं ये अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट लखनऊ, और लखनऊ से ही मेरी सारी एजुकेशन हुई। 1987 में मैंने एमकॉम किया लखनऊ से। और लखनऊ के बारे में एक ख़ास चीज़ मशहूर है, नवाबों का शहर तो है ही। लखनऊ कहता है, जब भी कोई लखनऊ आता है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ मुस्कुराने की वजह भी देता है, डिफरेंट। सो इट्स अ वेरी गुड सिटी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सिटी लखनऊ, राइट। उसके बाद 1991 में मैंने एज इंस्पेक्टर कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज विभाग ज्वाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। लगभग 25 साल वहाँ रहा, 26 साल। और 2016 में, तब तक मैं सुपरिटेंडेंट पद पर प्रमोट हो चुका था, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया टू फॉलो माई पैशन टू हेल्प पीपल ग्रो इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स, सो दैट वो अपनी ज़िंदगी में तेज स्पीड से ग्रो करें। सो बेसिकली आई हेल्प पीपल टू अनलॉक देयर ट्रू पोटेंशियल बाई वर्किंग ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ देयर लाइफ, सो दैट दे बिकम एम्प्लॉयबल, दे बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, और वो तेज़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। लर्निंग मूवमेंट भी यही एक प्रयास है, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, विस्तार से। जब आज आपने बुलाया तो हम लोग खुल करके चर्चा करेंगे कि कैसे यूथ आगे बढ़ सकता है इन सब चीज़ों के साथ। ओवर टू यू सर। हम बात करें, देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके देखिए दो पहलू हैं। एक अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरा कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, आप स्किल्ड हैं कि नहीं है।
अमूमन लोग कहते हैं, देयर इज़ नो डाउट, जब हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो जाहिर सी बात है, बड़ी जाहिर सी बात है। आप अगर 140 करोड़ लोगों के देश में अगर आप स्किल्ड हैं तभी आपके चांसेस बनते हैं कि आप कुछ एम्प्लॉयमेंट हासिल कर पाएंगे, अगर आप में वो योग्यता है तो दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, इसको दो अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखना चाहिए हमेशा एम्प्लॉयमेंट के इशू को, कि एक कितना एम्प्लॉयमेंट मौजूद है बाज़ार में और दूसरा आप उसके लायक हैं कि नहीं। जब दोनों चीज़ें मैच करती हैं तब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट तो बाज़ार में मौजूद है, राइट। अब ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ के उसे ग्रैब करना है, तो वो ग्रैब करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, हमारा वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए कि हम मैच कर पाएँ उसको, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो कुछ ढूंढ रहा है और जो वो ढूंढ रहा है वो सप्लाई करने वाले हम अकेले नहीं हैं, वो हज़ारों में है, लाखों में है और बल्कि करोड़ों में है। तो अब उन करोड़ों में से, उन लाखों में से, उन हज़ारों में से हमें कोई काम मिले, हमें कोई जॉब मिले, उसके लिए हमें और बेहतर होना होगा, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाना होगा, मेरा ये मानना है। पढ़ी उसे सर बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई अगर हमें ऊपर उठना है, करियर में आगे जाना है तो कुछ ना कुछ डेली सीखना है और अपना एक बेटर वर्जन लेके आना है जिससे हम आगे बढ़ सकें। सर मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऑडियंस है, वो कौन से लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब वो ऑडियंस क्या है और वो जो भी ऑडियंस है उसे क्या करना चाहिए कि वो अनएम्प्लॉयमेंट से ऊपर उठे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो ऑडियंस है उसको आप एक बार आइडेंटिफाई करके बताएं कि अनएम्प्लॉयड कौन कौन है। देखिए, मैं एक पढ़े लिखे लोग भी अपने साथ चीटिंग करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं कुछ दिन पहले एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से मिला। उन्होंने मुझे बोला कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि इंटर्नशिप करो तो वो जाते हैं कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमें पता है हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो गए, उन्होंने ला के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया कि हम इंटर्नशिप करके आए। अगर हम अपने आप से ये चीटिंग कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट के साथ नहीं कर रहे, हम इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम तुम्हारे 3 साल का या 4 साल का कोर्स है, इसमें तुमको 6 महीने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कहीं भेजेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते, हम 3-4 हज़ार रुपये में एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। हमने किसको चीट किया है? खुद को। हमने खुद को चीट किया है। जब बाद में हम एक दिन इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू वाला कहेगा कि ये काम कैसे होता है, हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो थ्योरी पढ़ी है, खाली हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, हमने एकेडमिक्स पढ़ी है, फील्ड में जाके उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया। जब मैं छोटा था, अक्सर मेरे घर पर कई बार होता था कि MBA के बच्चे आ रहे हैं और मैं बड़ा ताज्जुब करता था, MBA इतना हाई क्लास एग्ज़ाम और इसके बच्चे इतने हाई क्लास कोर्स में ऐसे गली गली भटक भटक करके, घर घर जा करके लोगों को इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, इसका यूज़ क्या है? मैं भी सोचता था एक ज़माने में। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने ग्रो किया, ज़िंदगी को समझा, तो मुझे पता चला कि उस वक्त उनके ऊपर काम हो रहा था, उनको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस दिया जा रहा था। तो एक तरफ तो एकेडमिक्स करिकुलम और एक तरफ रियल लाइफ का एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपीरियंस। और जो व्यक्ति उस करिकुलम को फील्ड के एक्सपीरियंस के साथ, जो थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ मैच करके अपने को बेहतर एम्प्लॉयबल बनाता है, उसी को बाहर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप एक चीज़ समझ लो बड़ी आसानी से, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो एक चीज़ बड़ी सिंपल सी समझ लो आप, अगर आप एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हो तो दूसरा कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसको अपनी जेब से पैसे निकाल करके देने हैं। और जब उसे जेब से पैसे निकाल करके देने हैं तो वो ये देखेगा कि मुझे जो चाहिए वो सबसे अच्छा कौन प्रोवाइड कर सकता है। आप उसके सामने जाओगे, वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, आपसे बोलेगा नमस्ते। दूसरा नेक्स्ट वन, उसको देखेगा, उससे भी इम्प्रेस नहीं होगा, बोलेगा नमस्ते। नेक्स्ट वन, उससे तो पैसे देने, और जिसको पैसे देने आप उसके एक्सपेक्टेशंस को अगर मैच नहीं कर पाओगे तो जीवन भर अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको वास्तविकता समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब तक आप उस व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करोगे, जो व्यक्ति जेब से पैसे निकाल करके दे रहा है, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ी हो या छोटी हो।
लेकिन इस क्राइटेरिया को तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो व्यक्ति जेब से पैसे निकाल के दे रहा है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आपको बताना होगा, उसे समझाना होगा कि यस मैं पूरी कर सकता हूँ। सहमत या सहमत? सर बिल्कुल मैं सहमत करता हूँ। जैसे कि आप भी आपकी भी कंपनी आप रन करते हैं द लर्निंग मोमेंट, और आई एम ऑल्सो रनिंग मेनी इंस्टीट्यूशंस। तो हमें ऐसा मिलता है कि कई सारे लोग जो हम हायर करते हैं तो उनको ये रहता है कि भाई सर सैलरी कितना देंगे, वो ये नहीं सोचते कि हम काम करके कंपनी को कितना दें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर ने आपके साथ शेयर की कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो उस काम को अपना समझ के काम करें, ठीक है। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए, वीकेंड मिलना चाहिए। आप किसी भी अगर सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, सो दे डोंट वर्क फॉर 8 आवर्स, दे आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे। ओके, तो कोई भी अगर सक्सेसफुल पर्सन है वो सिर्फ 8 ही घंटे काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही काम नहीं कर रहा है। दे आर गिविंग देयर 100%। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। वो ये नहीं पूछते अपने आप से कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या दे रहा है, वो ये देखते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहा हूँ। आई रिमेंबर मैं भी जब जॉब में था तो मेरे विभाग में बहुत सारे लोग कहते थे अरे सरकार दे क्या रही है। मैं कहता था भाई तुम सरकार को क्या दे रहे हो। एग्जैक्टली। उस ज़माने में जिस वक्त हमारे यहाँ लाख लाख रुपए तनख्वाह, 10 साल पहले अगर लाख रुपए तनख्वाह माने रखता था, 10 साल पहले का लाख रुपए आज का आप 2.5-3 लाख रुपए मान लो मोटा मोटा। तो अगर आप 2.5-3 लाख रुपए आज की तारीख में उठा रहे हो और अगर आप ये पूछो कि सरकार हमें दे ही क्या रही है, वहाँ पे ये मिल रहा 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 है, तो ये एक सोच है खाली, राइट। आप किसी भी जगह पर हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकार में हो या किसी नॉर्मल दुकान में हो, शॉप पे हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो आप, पॉइंट इज़ एक कोई है जो आपको अपनी इनकम में से पैसा निकाल करके दे रहा है, तो उसे वो चाहिए जो उसे चाहिए, राइट। उसे समझिए कि उसे क्या चाहिए और वो डिलीवर करिए। जिस दिन तक उसे दिखता रहेगा कि आप वो डिलीवर कर रहे हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। जिस दिन उसे लगेगा कि आप वो डिलीवर नहीं कर रहे, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। पड़ो बड़ों की पड़ती है, छोटी मोटी स्किल्स वाले तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो 50-60 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के पैकेज पे हैं, उनकी भी नौकरियां खतरे में आती हैं। पॉइंट इज़ कि जिसने आपको एम्प्लॉय किया है या करना चाहता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको मीट करनी ही पड़ेंगी किसी ना किसी डिग्री तक एटलीस्ट। सर जैसे कि हम लोग काम करते हैं कंपनीज़ में, मैंने भी जॉब किया है, तो क्या हमारा जो डिपार्टमेंट है हमें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक सीमित रहना चाहिए, या फिर अगर हमारे अंदर कोई ऐसे स्किल सेट्स हैं जो हम कहीं दूसरे में हेल्प कर सकते हैं, तो क्या हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेके भी काम करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। देखिए, ज़िंदगी की सच्चाई ये है कि हम जिस भी विभाग में काम कर रहे होते हैं उसमें अच्छा खासा काम होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर हमारे पास स्पेयर टाइम है, हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और हम समय निकाल सकते हैं दूसरों को हेल्प करना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट पॉइंट इज़ कि किसी ने हमें किसी काम के लिए एम्प्लॉय किया है, क्या हम वो डिलीवर कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है हमें। उसको इग्नोर करके हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा रोल है पहले हमें वो देखना है कि हम उस रोल को फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं। एट टाइम्स लोगों में ये भटकाव आ जाता है, वो इधर उधर की भी चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब आपका एम्प्लॉयर देखता है कि आपका रोल तो ये था, जिस वक्त वो आपके रोल को जज कर रहा होता है उस वक्त वो ये नहीं देखता कि आपने 40 काम और भी किए हैं, या आपने कुछ किसी और को सपोर्ट किया है, या आपने कुछ सोशल कॉज में हिस्सा लिया है, या आपने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, या आपने किन्हीं रैलीज़ में हिस्सा लिया है। वो तो ये देखता है कि इसको ये रोल दिया गया था, इसने रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किया, दैट्स इट। सो अपने काम को इग्नोर करके हम इधर उधर भागते नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रोल हमारे लिए एक तरीके की पूजा है। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो काम हमें दिया गया, जिसके लिए हमें एम्प्लॉय किया गया, चाहे सरकार ने किया हो चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में किया हो, वो हमारे लिए एक पूजा है और वो हमें परफॉर्म करना ही करना है। मेरा व्यक्तिगत सोच है ये, इसका आप जो भी इंटरप्रिटेशन लगाएं, लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि जो काम हमें दिया गया उसे तो हमें पहले प्रायोरिटी देनी ही देनी है। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो टास्क है जी, तो वो हम अपने टास्क को पहले अच्छे से परफॉर्म करें, ट्रू, उसमें एक्सेलेंस लेके आएँ। ट्रू ट्रू। और अगर हमारे जो टास्क हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक्सेलेंस पे है,
एंड हम अगर देख रहे हैं कोई नीचे है तो हम उनकी भी सपोर्ट करें, ट्रू ट्रू जिससे वो भी आगे चढ़े, बट पहले हमें अपना डिपार्टमेंट देखना है। ट्रू ट्रू ट्रू। और इससे यही नहीं होता कि सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट आगे बढ़ता है। अगर हमारा डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है तो दूसरा वाला है वो भी सोचेगा अच्छा यार वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी, एक कंपटीशन क्रिएट होगा। सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ग्रो करती है। अभी सर मान लीजिए बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, अवेलेबल हैं, लोगों को पता भी है कि ये करके मुझे ये जॉब मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी नॉलेज आजकल अवेलेबल है इंटरनेट पे, थ्रू यूट्यूब, थ्रू गूगल, बट इसके बाद भी लोग स्किल सेट्स नहीं ले रहे हैं। वो कहीं डर के बैठे हुए हैं कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सिंपल सी चीज़ है, भय से बाहर निकलिए। जब आप किसी चीज़ में कूदेंगे तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, एक मेटाफर है, जैसे पानी में तैरना। तो किसी ज़माने में मैं जब तैरने गया, मेरा एक दोस्त मुझे ले गया एक स्विमिंग पूल में तैराने सिखाने के लिए, और तब मेरी उम्र रही होगी लगभग 45 साल। तो उसने कहा कि तैरेंगे, तो अब मुझे तैरने से डर लगता था। तो मैंने कहा यार मैं 90 किलो का आदमी, 85 किलो का आदमी तैर कैसे सकता है? तो अब उसने मेरे भय को एड्रेस करने के लिए ये नहीं बोला कि नहीं तैर सकता है, इट इज़ पॉसिबल। बोला ओके आप चलिए मेरे साथ, आप बैठे रहिएगा, मैं आपको पानी में उतरने को नहीं कहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति आएगा वो 130 किलो का है और इतना भारी भरकम है और वो मछली की तरह तैरेगा, तब आपसे बोलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने, एक व्यक्ति आया और वो कूद गया पानी में मछली की तरह से, और वो वैसे पानी में उतरा भी नहीं सीढ़ियों से, वो सीधे जंप मार दी उसने और बिल्कुल मछली की तरह तैरता हुआ गया। तो अब मैंने ये तो देखा कि हाँ ठीक है, इतना भारी भरकम आदमी फ्लोट कर सकता है, लेकिन मेरा अंदर तो भय था कि मैं कैसे तैर सकता हूँ। तो मैं पानी में उतरा, खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं डूबने का नाटक करूँगा और उसके बाद बाहर निकाल लिया जाऊँगा। देखो ये रियल लाइफ में भी लागू होता है। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मेटाफर क्रिएट कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ के लिए। हमारा दिमाग सोचता किस तरीके से है, हर सिचुएशन में एक ही तरीके से सोचता है, राइट। अब वो भय है, मैंने कहा अच्छा मैं नाटक करूँगा, डूबने डाबने का दोस्त है तो छोड़ देगा मुझे, बहुत जिद कर रहा है सिखाने की, भूल जाएगा जिद। तो मैंने नाटक करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक महोदय आ गए जो एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा मुझे पता आप डर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सच बात है। तो बोला एक काम करता हूँ, अगर मैं 5 मिनट में आपको फ्लोट करा दूँ तो? मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है, 5 मिनट में फ्लोट करा देंगे? तो उसने मुझे कुछ टेक्निक सिखाई। उसने मुझे ये बताया कि आप ऐसे पानी में उतरिए और ऐसे चढ़िए, ऐसे उतरिए और ऐसे चढ़िए, और कुछ किया उसने 4-5 मिनट। वो यहाँ एलाबोरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसका पर्पज़ नहीं है तैराकी सिखाना। पॉइंट इज़ कि उसने स्किल सेट पे काम किया और उसने माइंड सेट पे काम किया, दोनों पर एक साथ काम किया। जब उसने मेरे को स्किल सेट पे भी काम कर दिया और माइंड सेट पे भी काम कर दिया, विदिन 5 मिनट्स आई वॉज फ्लोटिंग विदाउट एनी हेल्प। विदिन 5 मिनट्स आई वॉज फ्लोटिंग। पॉइंट इज़ आपको कूदना पड़ेगा समंदर में, आप बाहर बैठ करके तैराकी नहीं सीख सकते। अगर मैं उस 5 मिनट पानी में नहीं रहता, कभी जीवन में वो भय निकलता नहीं। उस 5 मिनट के दौरान जो सपोर्ट की आवश्यकता थी मुझे, मैं डूब ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, वो सपोर्ट उस व्यक्ति ने प्रोवाइड कर दी। नीचे हाथ लगाए भाई हम, तुम डूबोगे नहीं, तुम्हें हाथ लगाए हुए हम नीचे, तुम डूब नहीं सकते। और वैसे भी पानी 4 फुट का है, उसमें डूबोगे कहाँ से? सीखने वाला पानी 4 फुट का है, तुम 6 फुट के आदमी, तो डूब कैसे सकते हो भाई? डूबोगे तो खड़े हो जाओगे, कोई 25-50 फुट तो है नहीं। पॉइंट इज़ कि आप उतरो मैदान में, वो स्किल्स एक्वायर करो जो ज़रूरी है, वो माइंडसेट विकसित करो जो ज़रूरी है। स्किल्स और माइंडसेट से रिलेटेड जो फियर्स हैं उन्हें ओवरकम करना होगा। जब हम उन फियर्स को ओवरकम कर लेंगे तब हम कूदेंगे मैदान में और देखेंगे कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि स्किल सेट और माइंड सेट दोनों ज़रूरी है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, सिर्फ स्किल्स नहीं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके आपने बहुत ही सरलता के साथ इसे डिफाइन कर दिया कि हमें अपने माइंड के अंदर जो भय है, उस भय को हम कैसे दूर कर सकते हैं। यस, थैंक यू सर। आप ऑथर हैं तो इस तरीके के ख्याल या इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं, आप अभी से रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी आपने रखी, तो क्या कुछ ऐसी इमेजिनरी स्टोरी भी कभी आप लिखते हैं या सारी रियल लाइफ स्टोरी पे ही वर्कआउट करते हैं? नहीं, मैं रियल लाइफ स्टोरीज़ को ही पसंद करता हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक
जिग जिगलर साहब हुए, दुनिया के बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर, और मेरी ज़िंदगी पर उनका बहुत प्रभाव है। उनका एक मैंने कोई देखा था प्रोग्राम यूट्यूब पर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है सबसे अच्छी चीज़ वो है होप। और वो होप क्या है कि ये व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ, राइट। अब अगर आप सोचो, मैं आपको कहानी सुनाऊँ, मैं आपको एग्जाम्पल सुनाऊँ कि स्टीव जॉब्स ने क्या किया, बिल गेट्स ने क्या किया, और नेल्सन मंडेला ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, मोदी जी क्या करते हैं, तो आप कहोगे यार वो तो महान आदमी, अब उनको हम कहाँ फॉलो कर सकते हैं, उनकी बातें, उनकी थॉट प्रोसेस वो हम कहाँ फॉलो कर सकते हैं, वो महान लोग, वो दुनिया के बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो दूसरे व्यक्ति को लगता है, जब मेरी लाइफ का एग्जाम्पल, तो दूसरे व्यक्ति को लगता है यार ये भी आम आदमी, मैं भी आम आदमी। अगर ये आम आदमी एक आम परिवार में पैदा होकर, एक आम छोटे से शहर में पैदा होकर के, हालांकि लखनऊ इतना छोटा शहर भी नहीं है, लेकिन दिल्ली मुंबई के मुकाबले में तो अगर एक आम आदमी जीवन में कुछ स्किल सेट और माइंडसेट पे काम करके कुछ अचीव कर सकता है, तो उसके अंदर एक होप जनरेट होती है कि मैं भी कर सकता हूँ। सो रियल लाइफ स्टोरीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैंने किसी ज़िंदगी के एग्जाम्पल को क्रिएट करके आप तक वो होप पहुँचाई और आपके अंदर वो होप आ गई और आप कहीं अपने भय से बाहर निकल आए, तो आप एक डिसीजन ले सकते हो कि मैं भी कुछ करूँगा, मैं भी अपने स्किल सेट पे काम करूँगा, मैं भी अपने माइंड सेट पे काम करूँगा और तेज़ी से ग्रो करूँगा। ये एक मेरा सोचना है, इसलिए मैं रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। सर ये बहुत ही अच्छी बात होती है अगर रियल लाइफ स्टोरी है। आपने बोला कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, हर इंसान जो ग्रो करता है वो एक दिन नॉर्मल इंसान ही रहता है। मोदी जी की ही बात कर लें तो रियल स्टोरी क्या है आई कैन नॉट से, मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा, बट लोग बोलते हैं कि दैट ही वाज सेलिंग टी एट रेलवे स्टेशन, और काफ़ी हद तक शायद ये बात सही भी होगी। तो अगर एक चाय बेचने वाला इंसान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम आप उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, ना इंटरनेट था, ना ही इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी इस लेवल पे, ना ही इतने सारे, आजकल तो एसी हैं, कूलर हैं, आप किसी भी टेम्परेचर में हैं, आप किसी भी वेदर कंडीशन में हैं, आपके पास छत है, ओके, आपके पास अच्छा खाना है, और आजकल उतनी स्कैसिटी नहीं है बेसिक नेसेसिटी चीज़ों की जितनी पहले हुआ करती थी। तो लोग वहाँ से अगर ग्रो कर गए हैं, तो आज आप इतने ऐशो आराम में जी रहे हैं, तो आज यहाँ से तो आपको काफ़ी ऊपर उठना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। तो सर आपने अपना करियर में, स्टार्टिंग करियर में आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की जो आप चाहते हैं कि वो कोई और मिस्टेक रिपीट ना करे? इनफैक्ट मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे करियर में शुरुआती दौर से मुझे ऐसे ऐसे ऑफिसर्स मिलते रहे जिन्होंने ग्रो करने के अवसर मुझे दिए, जिन्होंने मुझ पर काम किया। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में रहा जिनको लोगों ने सपोर्ट बहुत किया। मे बी वो हो सकता है मैंने अट्रैक्ट किया उन चीज़ों को, या मेरे वो रिलेशनशिप नर्चरिंग के अपने मेथडोलॉजी रहे हों। लेकिन मैंने ये पाया कि अगर हम रिलेशंस प्रॉपरली नर्चर करते हैं लोगों के साथ में, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, तो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचते हैं। रेसिप्रोकेशन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन टेंडेंसी है रेसिप्रोकेशन। वो भूलें करने का तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने शुरुआत में कोई ऐसे बड़ी भूलें करी, लेकिन मैंने जो सही किया मैं वो शेयर करता हूँ आपसे। वो सही ये किया कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, जिस मौके पे जो अपॉर्चुनिटी आई वो ग्रैब किया। अगर मैं एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूं, शायद हमारे दर्शकों को, ख़ासतौर से जो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें मोटिवेट करें। सुन के आपको लगेगा कि ये जो स्टोरी है, ये जैसा अभी सिद्धार्थ भाई ने कहा कि काल्पनिक है, बनाई हुई है, सुन के आपको निश्चित ये लगने वाला है, लेकिन ये 100% सही है ये स्टोरी। और इस स्टोरी ने मुझे बनाया, मेरे करियर को शेप किया। मुझे याद है 1997 में, तब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, ऑफिसेज़ में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, हम लोगों की टेबल्स पे कंप्यूटर नहीं थे। हमारे ऑफिस में कंप्यूटर सेक्शन हुआ करता था, वहाँ पर लगभग 20-22 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे और वो अपना काम करते रहते थे। आज की तरह से वर्ड और एक्सेल नहीं था, इसके पहले के वर्जन्स थे।
लिरिक्स 6 और वो सब काम होते थे, और वर्ड की जगह लिरिक्स 6 पे काम होता था, और एक्सेल की जगह लोटस से भी पहले एक और वर्जन था, उसको लोग ऑफिस में जानते ही नहीं थे। सो एक दिन मेरे कमिश्नर मैडम थी, वो लेडी थी, कमिश्नर मैडम ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि एक केस में कुछ एनालिसिस होनी है, उसमें लगभग 40,000 स्लिप्स थी, किसी के सर्च की गई थी, तो उसका एक केस था, उस केस की एनालिसिस होनी थी कि स्लिप्स में जितना प्रोडक्शन एक्चुअल में हुआ वो रिकॉर्ड में चढ़ा कि नहीं, तो उसकी टैलिंग होनी थी। एंड 40,000 स्लिप्स की टैलिंग आसान काम नहीं था, तो हमने सोचा कि कंप्यूटर पे कराते हैं इस काम को। उन्होंने बोला कंप्यूटर की मदद लो इसमें। हमने कहा इतना बड़ा काम कैसे होगा, आप कह रहे हैं 1 महीने में। तो उन्होंने कहा नहीं, कंप्यूटर की मदद लो। हम कंप्यूटर सेक्शन में गए तो पता चला कि वहाँ पे वो वाला जो वर्जन था, जैसे आज वर्ड एक्सेल है, उसका जो करस्पॉन्डिंग एक्सेल का करस्पॉन्डिंग जब तो था, बोले किसी को यूज़ ही करना नहीं आता। एक आदमी है जिसको आता है खाली, वो हमेशा कमिश्नर के साथ ही लगा रहता है और वो ओवरबर्डन्ड है पहले से, देयर इज़ नो वे। अब वहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन था। अब अगले 2 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, माइंड कैसे काम करता है। माइंड हमेशा मंकी माइंड ईजी वे ढूंढता है। देयर वाज एन ऑप्शन कि मैं अपने कमिश्नर के पास जाता और उनसे बोलता कि नहीं मैडम ये पॉसिबल नहीं है, मैनुअली तो करने में से 6 महीने लगेंगे और कंप्यूटर में है नहीं, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा ब्रेन ट्यून्ड है इस बात के लिए कि नहीं, फाइंड द वेज, फाइंड द वेज, फाइंड द वेज। अब वो काम मुझे करना नहीं आता कंप्यूटर में, मैंने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं उस वक्त तक, राइट। मैं उस रात उस शाम ऑफिस से निकल के घर नहीं गया, मैं अपने शहर के बुक स्टोर में गया, बड़े से बुक स्टोर में, कानपुर में एक यूनिवर्सल बुक स्टोर हुआ करता है, और मैंने उससे कहा कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, कोई किताब दो। और रैपिडेक्स कंप्यूटर कोर्स एक किताब हुआ करती थी, आप लोगों ने शायद रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो सबने सुना होगा, लेकिन रैपिडेक्स कंप्यूटर कोर्स 97 में किताब हुआ करती थी। मैंने वो किताब खरीदी और मैंने रात भर उस किताब में उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाना सीखा, रात भर। और अगले दिन सुबह मैं ऑफिस में गया और मैंने उस कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज से कहा क्या मुझे एक टर्मिनल मिल सकता है। बोले क्या करेंगे आप टर्मिनल का। बोले, मैंने कहा मैं उसमें अपना काम कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा, तुम्हारे यहाँ किसी को नहीं आता है। बोले तो आपको कौन सा आता है। मैंने कहा कल नहीं आता था, आज आता है, राइट। अब वो मुझे यूँ देखने लगा, बोला ऐसा कैसे कि आपको तो भाई हमें मालूम है किसी को नहीं आता ऑफिस में, तो आपको कहाँ से आ जाएगा, कंप्यूटर किसी को सिखाया नहीं गया, किसी ने सीखा नहीं, कल तो आपने ये बात कही नहीं थी। मैं कहा नहीं, मैंने रात भर में सीखा है। बोला रात भर में कोई कंप्यूटर कैसे सीख सकता है, हम लोगों ने भी 6-6 महीने के कोर्स किए थे। मैं कहा तुम मुझे टर्मिनल दे दो बस, इसका कोई जवाब मुझे नहीं देना है। उसने मुझे टर्मिनल दिया, मैंने उस काम को किया, 1 महीने की डेडलाइन के अंदर उस काम को ख़त्म किया। पॉइंट इज उस एक रात ने मुझे पूरे ऑफिस के अंदर लाइमलाइट में ला दिया। पूरे जोन में बात फैल गई कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने रात भर में कंप्यूटर सीख करके एक बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। द पॉइंट इज कि जिस वक्त आपके ब्रेन में ये थॉट आता है कि इजी वे अपना लूँ, उस वक्त आप इजी वे अपनाते हो कि कठिन वे अपनाते हो, आप चैलेंज को ग्रैब करते हो या चैलेंज को निकल जाने देते हो। दैट इज़ द पॉइंट। क्या मेरी इस कहानी से आपको कोई होप मिलती है? क्या मेरी इस कहानी से आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि आपके पास एक आसान रास्ता था और एक कठिन रास्ता था, आपने आसान चुना और उसके बाद आपने कहा हमें तो रोज़गार नहीं मिल रहा, आपने कहा कि नहीं हमारे अंदर अनएम्प्लॉयबिलिटी है देश के अंदर, हमारे अंदर एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है, हमने अपने आप को वो अपग्रेड नहीं किया, लेकिन हमें रोज़गार मिलना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? अगर ऐसा सोचा है तो पहले अपने सोच पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आसान रास्ता सही नहीं होगा, आपके लिए कठिन रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। आपको अपने आप को उस व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन से मैच कराना है जिस व्यक्ति को अपनी जेब से निकाल के आपको सैलरी देनी है। जब तक वो नहीं करा पाएंगे तब तक आपको ये कहने का हक नहीं है कि इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। मेरा अपना व्यक्तिगत ये सोचना है। सर बहुत ही अच्छे तरीके से आप मतलब हर एक क्वेश्चन को विथ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड आई गेस जो भी इस वीडियो को देख रहा है और पूरा वीडियो देख रहा है उसको काफ़ी कुछ लेसन मिलने वाला है आज हमारे इस वीडियो के थ्रू। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दें। प्लस साथ ही साथ अगर आपका कोई भी क्वेरी है
आप कुछ भी पूछना चाहते हैं संजय सर से या आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस डालें। आपके जरूर। क्वेश्चंस का रिप्लाई हम लोग करेंगे कि करियर में किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, या सर ने जो स्टोरी बताई है इस स्टोरी के बेस पे आपका अगर कोई अपना एक क्वेश्चन है कि सर इसमें मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, तो आप वो क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। जरूर। हम आपका क्वेश्चन सर तक पहुँचाएंगे और सर के थ्रू जो आंसर आएगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। जरूर। तो सर इसके साथ साथ जैसे आपने बीच में एक बात बोली थी मंकी, तो मुझे एक इसके ऊपर बात याद आती है कि हम लोग जो भी करते हैं वी ऑल आर मंकी। हम ये देखते हैं मंकी को, हम इस तरीके से बात करते हैं वो जो देखता है वही करता है। हम कैप लगाते हैं, मंकी आएगा हमारा कैप लेके जाएगा अपने सर पे लगा लेगा। हम मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, फ़ोन पे हम बात करेंगे हमारा फ़ोन छीन के ले जाएगा, ऊपर बैठ के फ़ोन कान पे लगा लेगा। सो अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें बंदर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब जो लोग करियर में कुछ कर लिया, जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया, वो लोग जो कर रहे हैं आप कुछ अलग से मत करो, आप उनको कॉपी करो। ट्रू। हम लोग बच्चा पैदा होता है, इंडिया में पैदा होता है, वो देखता है माँ बाप हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वो वही बोलना चालू हो जाता है। अमेरिका में पैदा होगा, वो सुनेगा वो इंग्लिश में बात करें, वो वही कॉपी करता है वो। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, हर जगह वही है। हर जगह वही। तो एवरीथिंग, हम इस दुनिया में, इस संसार में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसका जो इनिशियल जो सीड होता है वो कॉपी है। तो आप कॉपी करें, आप जिसको भी अपना आइडल मानते हैं वो जैसे कर रहा है आप एग्जैक्टली कॉपी करो। ये मत सोचो कि यार वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, आपको कॉपी करो और कॉपी कर करके उसमें एक एडवांस वर्जन निकालो जिससे आप कुछ अलग कर पाओ, कुछ बेहतर कर पाओ। ट्रू। और खुद को आगे ले जाएंगे तो देश भी आगे जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर अगर हम बात करें फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो देखा जाता है कि गांव क्षेत्र में या फिर शहर के क्षेत्र की बात करें तो लोग उनको आगे पढ़ने नहीं देते, और पढ़ने देते हैं तो उसके आगे नौकरी नहीं करने देते। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियों को नौकरी करने देना चाहिए, आगे पढ़ने देना चाहिए, तो उन लोग के लिए क्या मैसेज आपका? देखिए बिल्कुल, मैसेज लड़कियों से ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स के लिए होगा, क्योंकि रोक कौन रहा है उन्हें? पेरेंट्स। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक चिड़िया बाज बनना चाहती है, उसे रोक क्यों रहे हैं आप सोचिए पेरेंट्स को। जैसे आप मान लो गांव में हैं, अधिकांश, जैसे आपने बात करी, गांव में जो महिलाएं होती हैं जल्दी शादी कर दी जाती है। जल्दी शादी करके आप हासिल क्या करते हो आज की तारीख में, और पढ़ने न दे करके क्या हासिल करते हो आप आज की तारीख में? ये एक सोचने वाली बात है। शादी करके सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं वो एक तरीके से बंद हो जाते हैं गाँवों में। शहर में तो एक रास्ते खुले रहते हैं, बहुत सारे रास्ते खुले रहते हैं, और आप शहर में बाहर जा भी सकते हो शादी करके। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने कुछ रोज़गार के अवसर तलाश लिए। गांव में ऐसे कोई रोज़गार नहीं है, लिमिटेड अवसर हैं गांव में। अर्ली शादी करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है लोगों के लिए। और मुझे याद है, मैं अभी एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ एक लड़की की। मैंने बहुत पहले एक वर्कशॉप किया था, 7-8 साल पहले की बात है ये। मानसिकता पे काम करना, चाहे पेरेंट्स की चाहे बच्चों की, हमारे देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे अपने वेल विशर्स, अपने खास जानने वाले, जाने अनजाने में हमारी लेग पुलिंग कर देते हैं, फिजिकल और मेंटल। मतलब चारों टांगे खींचने को तैयार हैं, फिजिकल मेंटल, गलती से, जो हमारे सबसे बड़े वेल विशर्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी और मैंने देखा बहुत छोटी सी उम्र की लड़की, मतलब छोटी सी लग रही थी देखने में। मैं एक वर्कशॉप में था सुबह, और उससे मैंने पूछा, भाई तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मुझे लगा 9वां 10वां बोलेगी। शी सेड आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। अब मैं चौंका, वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। तो दिन भर वर्कशॉप हुआ, शाम को बड़ी उत्साहित हो गई और बोली कि आज मुझे लगा कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे? तो वो नाटी थी बेसिकली, 4.5 फुट की। अब ये एक अपने आप में ड्रॉबैक सोच सकते हो आप, राइट? सोच सकते हो, है भी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो उसमें स्टक थी। तो उसको पेरेंट्स ने बोला हुआ था कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी,
तुमसे कौन शादी करेगा? वो बोली मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें टीचर की तरह एक्सेप्ट कौन करेगा? टीचर कौन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? अच्छा, बात सच है, मैं खुद ही जिसको 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा समझ रहा हूँ, उसे टीचर की तरह कैसे एक्सेप्ट करता? सो खैर बात आई गई हो गई। हमने कहा चलो ठीक है, बाकी 40-45 लोग बैठे थे, उनके भी टेस्टिमोनियल्स लेने थे, हम आगे बढ़ गए। फिर देखा 2-3 महीने वो हमें फॉलो कर रही है, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही है, शेयर कर रही है सोशल मीडिया के पोस्ट को। वन फाइन मॉर्निंग मैंने उससे पूछा, बेटा तुमने उस दिन बड़ी बड़ी बातें करी थी, तो क्या कुछ फ़ायदा भी हुआ तुम्हें, या उस दिन बस सुपर चार्ज हो गई थी? बोली नहीं, दैट डे चेंज माई लाइफ। मैंने कहा कैसे? वो बोली जब मैं उस वर्कशॉप से बाहर निकली तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। और जब मैंने ये सोचना शुरू किया, अब उसका देखो सोच का एंटीना बड़ा हो गया, नज़रिया बड़ा हो गया। उसने जब ये सोचना शुरू किया तो वो बोली मैं टीचर बनना चाहती थी, मैं टीचर ही बनी। मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया, आज मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, दूसरे टीचर्स को रोज़गार भी देती हूँ। राइट। अब आप सोचो, उसकी रियलिटी चेंज नहीं हुई। वो 4.5 फुट से 5.25 फुट की नहीं बन गई मेरा वर्कशॉप अटेंड करके। एग्जैक्टली। वो जैसी दिखती थी वैसी ही दिखती रही। वो कोई साउथ अफ्रीकन से ऑस्ट्रेलियन नहीं बन गई फेयर एंड लवली लगा करके। राइट, जैसी दिखती थी वैसे ही दिखती रही। लेकिन जिन हालातों में थी, उन्हीं हालातों में जब उसने अपने सोच का दायरा बड़ा किया, तो उसको जो पहले उसको टीचर बनने की सिर्फ एक संभावना नज़र आती थी दुनिया में कि टीचिंग मीन्स टीचिंग की जॉब, उसे दूसरी संभावना दिख गई उन्हीं हालातों में, बिना हालात चेंज हुए, बिना रियलिटी चेंज हुए, उसे दूसरी संभावना दिख गई कि टीचिंग आल्सो मीन्स टीचिंग एज एंटरप्रेन्योरशिप। और उसने अपना कोचिंग सेंटर खोला, अपना रोजगार। आज की तारीख में स्वरोजगार, आप देखो स्व जो शब्द है ना, आप याद करो 1905 में स्वदेशी, राइट। आप स्वदेशी आंदोलन चला तो स्वदेशी आंदोलन ने कितना देश को दिशा और दशा दी, उसकी पूरी बदली उस एक आंदोलन में। स्वरोजगार के अवसर देश में मौजूद हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तरीके से। आप अपना एंटीना तो खड़ा करो, आप ये तो देखो कि हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। महिलाओं के लिए मेरा ये विशेष संदेश है कि आपके पास असीमित संभावनाएं हैं, स्वरोजगार की संभावनाएं हैं। अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाइए, नौकरियां ढूंढिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो रोज़गार के इतने अच्छे अवसर खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां दिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इन संभावनाओं के बारे में बताइए भी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है इस वक्त युवाओं को और महिलाओं को खास तौर से। थोड़ा सा मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा। सर, हम लोग जैसे कि ANDT और नेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ANDT एक ISO एंड MSME सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के 7 स्टेट्स में है। ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर में अभी हमारा इनिशियल फेज में है, बट ये भी आ जाएगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से। एंड केरला एंड पंजाब। इसके साथ साथ में इंडिया से बाहर हम 5 कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश्ड हैं: स्पेन, नाइजीरिया, कतर, अंगोला एंड इराक। ओके। तो यहाँ इन सारे हमारे ऑफिसेज में हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कराते हैं, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। ओके। जिसकी क्रेडिबिलिटी आती है US से। वो US की सर्टिफिकेशन है जो इंडिया का अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंस्पेक्शन फील्ड में काम कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसी ANDT को हमारे यहाँ भेजती है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। वो हमारे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, ASNT का, अमेरिकन सोसाइटी का सर्टिफिकेशन लेते हैं, फिर जाके गवर्नमेंट जॉब में आगे काम करते हैं। वंडरफुल। इंडियन आर्मी, नेवी, डिफेंस, रेलवेज, एयरफोर्स, मतलब हर एक। वंडरफुल। तो जो बेरोजगारी है, बेरोजगार व्यक्ति इस माध्यम से अपने स्किल्स पे काम करके और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं सर, बट हमारे यहाँ क्या है ना, हम एक बीइंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर ANDT की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं। ओके। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, वो भी हम लोग ही रन करते हैं। ओके। वहाँ पे यही जो हम 1.5 लाख का कोर्स कराते हैं, वही कोर्स वहाँ पे बच्चे को 10,000 12,000 में मिल जाता है। अच्छा, वंडरफुल। कोई भी अफोर्ड कर सकता है सर, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और एक ऐसी चीज़ है जिसका गवर्नमेंट जॉब्स में हेल्पफुल करेगा, इंडिया में प्राइवेट जॉब्स में हेल्पफुल रहेगा। आप अगर मिडिल ईस्ट में जाके ग्रो करना चाहते हैं,
इंडिया की सैलरी से 3x 4x सैलरी रहती है उधर मिडिल ईस्ट में, वहाँ आप जॉब ले सकते हैं। यूरोप में आप जॉब ले सकते हैं, यूरोप में तो 10x सैलरी रहता है सर। ओके। इंडिया में जो 22,000 सैलरी उठा रहा है, मिडिल ईस्ट में जाके वही 50-60 हज़ार रुपये उठाएगा। वही कैंडिडेट सेम काम करेगा अगर यूरोप में, तो उसे 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये बचाएगा सर, बचाएगा, ओके। उठाएगा नहीं। ओके। 2.5 से 3 लाख रुपये बचाएगा पर मंथ। वंडरफुल। तो हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स को, तो गारंटी रहता है, एक्सपीरियंस के लिए अश्योरेंस रहता है। बिकॉज आज अगर कोई कैंडिडेट है 40,000 रुपये उठा रहा है, तो हम उसको ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई आप हमारे पास आओगे हम आपको 45,000 50,000 1 लाख सैलरी दे देंगे, नहीं। हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ इंटरव्यू दो, ओके। अपनी पुरानी काबिलियत से एक लेवल ऊपर उठ गए हो तो नॉर्मल सी बात है कंपनी आपको ज़्यादा अब ऑफर करेगी। ट्रू ट्रू। गवर्नमेंट की और क्या क्या स्कीम्स होती हैं जिसका लाभ उठा सकते हैं अनएम्प्लॉयड लोग या एम्प्लॉयड लोग भी? देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सी होती हैं। एक, कभी भी आप उस पर फोकस मत कीजिएगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता, उससे ज़िंदगी नहीं चलती, राइट। वो तो इसलिए है कि कुछ दिनों के लिए आप, जब तक आप सर्वाइवल मोड के टाइम को गुजारने के लिए। बट पॉइंट इज़ कि गवर्नमेंट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। जैसे, मैं सारी स्कीम्स में जाने का फ़ायदा नहीं है, आप गवर्नमेंट साइड पे आपको सब मिल जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है कि वो खुद रोज़गार दे, तो क्या वो करोड़ों लोगों को रोज़गार दे सकती है? 40-50 करोड़ को दे सकती है? आंसर इज़ नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे याद है 5-6 साल पहले एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि 2021 में भारत में 48 करोड़ युवा होंगे, एम्प्लॉयबल यूथ होगा। एम्प्लॉयबल यूथ, उनकी डेफिनेशन होती है 15 से 34 साल, तो अराउंड 47.84 करोड़ टू बी प्रिसाइज उनका आंकड़ा था। तो 48 करोड़ अनएम्प्लॉयबल यूथ के लिए क्या हमारे पास, गवर्नमेंट के पास रोज़गार के अवसर हैं? आंसर इज़ नो, हो नहीं सकते 48 करोड़ के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकती है स्कीम्स के थ्रू। वो आपको, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया आपको सुनने में लगेगा ये स्टार्टअप्स के लिए, राइट? नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। अगर स्टार्टअप्स के लिए एक इकोस्फीयर क्रिएट करती है और गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है, तो एक स्टार्टअप जब किसी काम को करता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करता है। बहुत सारी, अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है, तो पीछे इंडस्ट्री के पीछे एंसेलरी इंडस्ट्रीज़ की एक पूरी लाइन लगती है। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कार बनाने वाला मैन्युफैक्चरर आ गया, और एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए उसके यहाँ 5,000 लोग एम्प्लॉय होते हैं पूरी फैक्ट्री में, तो वो सिर्फ 5,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एक कार बनेगी तो उस कार के कलपुर्जे बनाने के लिए भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगेंगी। उन बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को रोज़गार के अवसर चाहिए। अगर एक स्टार्टअप शुरू होगा तो स्टार्टअप बहुत सारे लोगों को रोज़गार देगा। बट पॉइंट इज़ कि आप देखिए कि उस रोज़गार में कैसे घुसेंगे, आप अपनी स्किल्स कैसे बढ़ाएंगे, अपने माइंडसेट पे कैसे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इकोस्फीयर क्रिएट करके भी रोज़गार के अवसर पैदा करती है, स्वरोजगार के भी अवसर पैदा करती है। स्वरोजगार के लिए भी तरह तरह की स्कीम्स चला करके आपको फाइनेंस दिलाती है, आपको तमाम तरीके से सुविधाएं दिलाती है, आपको कई बार कर्ज माफ़ी भी कर देती है बहुत सारे लोगों को। मतलब बहुत सारी स्कीम्स, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हर सरकार, किसी भी देश की कोई भी सरकार, उसका मुख्य काम है अपनी जनता के बारे में सोचना, और जनता के जितने भी लोग पहलू हैं उन सारे वर्गों का ध्यान रखना। तो सरकार की जो स्कीम्स होती हैं वो हर वर्ग को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, गांव की महिलाओं के लिए भी, पुरुष की महिलाओं के लिए भी, सबके लिए सरकार के पास योजनाएं हैं। उन योजनाओं को स्टडी करिए और देखिए, जो जानकार लोग हैं वो बताएंगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ है जो आपके काम की हो सकती है, उसको निकालिए और अपनी, मेरा देखिए एक जो क्रक्स है, जो सारे मैसेज का जो क्रक्स है ना, जो मैंने तैराकी वाला एग्जांपल लिया था, आपको स्किल सेट और माइंड सेट, जब आप दोनों की मैरिज करा दोगे उसके बाद ही आप एम्प्लॉयबल बनोगे। अगर आपने सोचा सिर्फ स्किल से काम चल जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे पिछड़ जाओगे, आप माइंडसेट में पिछड़ जाओगे। तो आपको स्किल्स भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए, दोनों चीज़ों पर काम करिए। सरकारी स्कीमें हर तरह की मौजूद हैं, देखिए उनको किस रूप में लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं बेरोज़गारी भत्ता ले लेंगे, तो बेरोज़गारी भत्ता से भाई ज़िंदगी नहीं चलती। इस देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम कोई
2 या 3 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश नहीं हैं कि जिनका जीवन गुजर जाए, हम इतना शानदार बेरोजगारी भत्ता दे पाएँ कि पूरा जीवन गुजार ले जाएं लोग, राइट। यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छा बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लोग उससे अपना जीवन भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इस बात को हम समझें कि हमें किसी न किसी, जो मेरी मदर कहती थी कि ज़मीन को लात मारो तो पानी निकले, वो ताकत होनी चाहिए। तो आज भी वो चीज़ होनी चाहिए कि ज़मीन पे लात मारें तो पानी निकले। कहावत है, कोई ऐसा नहीं कि आपकी लात मारने से निकल आएगा, लेकिन उस मेटाफर के जो मैसेज है उसको समझिए कि आप वो फर्ज करिए कि आपने ज़मीन पे लात मारी, पानी निकला। ये चीज़ है। स्कीम्स पे मत रहिए, स्कीम्स के भरोसे मत रहिए। ज़िंदगी स्कीम्स के भरोसे नहीं चलेगी। कौन सी स्कीम में से कौन सी चीज़ आप क्लिक करके उसको अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं और आप खुद को कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, इन दोनों की मैरिज कराइए, तब आप आगे बढ़ेंगे। सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस बात को डिफ़ाइन किया एंड आई एम रियली थैंकफुल कि इतना क्वालिटी कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है। क्या बात है। सर आप ऑथर रह चुके हैं और आपकी बहुत सारी बुक्स भी आई हैं, और इसके बीच में आपका द लर्निंग मोमेंट जो एक है, तो लर्निंग मोमेंट क्या है और इससे लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वंडरफुल एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। लर्निंग मूवमेंट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की हैबिट लगा रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के बड़े फ़ायदे हैं, उसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप अपना बेटर वर्जन बने। मेरा मैसेज ये है कि हर व्यक्ति अपना बेटर वर्जन बने एवरी सिंगल डे। मैं कभी भी देश के भविष्य के बारे में जब सोचता हूँ, और आजकल बहुत बातें हो रही हैं भारत 2047 में कैसा होगा, मैं कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि भारत 2047 में कैसा होगा। मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत जैसा भी होगा उसको बनाने में तुम्हारा योगदान क्या होगा। तुम्हारा मीन्स मेरा। मैंने देखा हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है देश की प्रगति में। कोई कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, कोई जानवरों की सुरक्षा कर रहा है, कोई गंगा प्रदूषण में लगा हुआ है, कोई स्वच्छता अभियान में लगा है, कोई नौकरियां दिलाने में लगा है, कोई किसी रूप में सब लोग अपना योगदान देते हैं देश की समृद्धि में, प्रगति में। मेरा ये मानना है कि अगर मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि तुम अपना बेटर वर्जन बनो एवरी सिंगल डे, खुद पर काम करो। भाई देखो, जहाँ पे अगर 50 करोड़ युवा हैं और रोज़गार के अवसर लिमिटेड हैं, आप एक IAS IPS PCS का एग्ज़ाम कोई भी आप 10 लाख लोगों ने भरा, उसमें से 100 या 200 लोग अगर सेलेक्ट होने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। उसमें से 10 लाख में ओके 40-50 हज़ार तो ऐसे हैं जो काबिल हैं। तो जब उन 50 हज़ार में से सिर्फ 100-200 या 1000 को ही नौकरी मिलनी है, तो किसको मिलेगी? ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों को पछाड़ के आगे कौन बढ़ेगा? जो खुद पर काम करेगा। सो लर्निंग मूवमेंट एक ऐसी पहल है, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हम लोगों से कह रहे हैं कि तुम अपना बेटर वर्जन बनो एवरी सिंगल डे। बस ये हैबिट इनकलकेट करो, अपना बेटर वर्जन बनो, अपने ऊपर काम करो, 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे काम करो। मैं अभी शेयर करूँगा व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं लर्निंग मूवमेंट से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप फ्री में लर्निंग मूवमेंट से जुड़ सकते हैं, आजीवन फ्री रह सकते हैं। वहाँ पर फ्री लर्निंग भी होती है, पेड वर्कशॉप्स भी हैं, प्री रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, मेरी एनुअल कम्युनिटी भी होती है। जैसे चाहें आप उससे जुड़ सकते हैं। आप चाहें जीवन भर फ्री लर्निंग लेना, जीवन भर आप फ्री लर्निंग लेते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल जीवन भर फ्री में यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब जीवन भर फ्री में यूज़ करते हैं, आप फेसबुक जीवन भर फ्री में यूज़ करते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मुझसे भी फ्री लर्निंग मिलती रहेगी, मैं दूसरे ट्रेनर्स भी लाता रहूँगा, उनसे भी फ्री लर्निंग मिलती रहेगी। मेरा मकसद है मानसिकता पे काम करना, ताकि मेरा ये सोचना है कि अगर एक व्यक्ति बेहतर होगा, इंडिविजुअल बेहतर होगा, तो देश भी बेहतर होगा। उस सोच के साथ ये लर्निंग मूवमेंट। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लिंक हमारे साथ शेयर करें और वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल पाएँ। हाँ ज़रूर, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक वो लिंक आ जाए। बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने इतना इंसाइटफुल हमें इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द लर्निंग मूवमेंट। सर इसके साथ साथ आप ऑथर भी हैं, तो आपकी किसी एक बुक के बारे में ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, किसी एक बुक के बारे में बताएं और उस बुक से क्या मैसेज मिलता है उसके बारे में बताएं।
देखिए वैसे तो मेरी 5 बुक्स हैं, अभी तक जो 5 बुक्स आई हैं, पहली थी हाउ टू ऐड 1000 प्रोडक्टिव आवर्स हियर टू योर लाइफ, ये गोल्स और टाइम मैनेजमेंट पर थी। दूसरी स्लीप इट्स बॉडी रिपेयर टाइम, ये स्लीप पर थी। तीसरी मर्डर प्रोकास्टिनेशन। मर्डर प्रोकास्टिनेशन एक बहुत ही खास किताब है, उसका मैसेज ये है कि अपने भीतर छुपे हुए प्रोकास्टिनेशन का आप मर्डर कर दीजिए, सज़ा नहीं, ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, द मर्डर। तो हाँ, ये जो मैं आपके लिए सिद्धार्थ जी लाया भी था, ओके। मर्डर प्रोकास्टिनेशन, और ये इतनी पॉपुलर बुक है वर्ल्ड वाइड। आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल में इसका टाइटल डालिए, आपको इसका अमेजन लिंक सबसे ऊपर आएगा, और मैंने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया इसके प्रमोशन पे। तो आपको इसका लिंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टाइटल डालेंगे गूगल पे, इसका अमेजन लिंक सबसे ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है लोगों की जो लोगों को नीचे खींचती है। टाला मटोली, कल करूँगा, कल करूँगा। भगवान से बड़ा हम बन गए। भगवान ने बनाए 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हमने 8वां दिन बना दिया समडे। आई विल डू इट समडे, आई विल डू इट समडे, किसी दिन करूँगा। भाई किसी दिन नहीं आता, राइट? इवन कल नहीं आता, कल भी जब आता है तो वो आज बन जाता है। और अगर हमारी दिमाग की टेंडेंसी है कि कल करूँगा, तो फिर जब कल एक्चुअली आएगा वो आज बन चुका होगा, तब हमारा दिमाग यही बोलेगा कि कल करूँगा, राइट? सो ये मेरी तीसरी बुक थी। इस नाम से मेरा एक वर्कशॉप भी बड़ा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर वर्कशॉप है ये। कॉर्पोरेट्स में भी करता हूँ मैं, स्टूडेंट्स के लिए भी करता हूँ। चौथी बुक थी मेरी टीचर्स आर शेपर्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टीचर्स ही निर्माता हैं देश के। क्यों? क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ और आप आज जो कुछ भी हैं, वो आपके पेरेंट्स की तो योगदान है ही उसमें। सबसे ज़्यादा हमें जो शेप किया है वो हमारे टीचर्स ने किया है। वो एजुकेशन हमें टीचर्स ने दी। ज़िंदगी ने जो सिखाया वो तो सिखाया, पेरेंट्स ने जो सिखाया वो तो सिखाया, लेकिन टीचर ने हमें शेप किया। और 5वीं मेरी बुक है, मतलब थी क्या है, चूज़ योर बिलीव्स। बिकॉज बिलीव्स हमें नीचे खींचते हैं। जैसे उस लड़की का बिलीव क्या था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके बिलीफ पे काम हुआ, मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो संभावनाओं के रास्ते खुलने शुरू हुए, तरह तरह की संभावनाएं उसको नज़र आने शुरू हो गई, राइट? सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप सबसे पहले मर्डर प्रोकास्टिनेशन, इन दोनों वर्ड को एक्सप्लेन करें, बिकॉज मे बी हमारी काफ़ी ऑडियंस वर्ड की मीनिंग ना जानती हो। हाँ बिल्कुल, ये मुझसे बहुत लोग कहते हैं हाँ, कि आपने ये वर्ड क्यों, मर्डर से लगता खून कर दिया क्या किसी का? यस, खून कर दीजिए, आप मर्डर कर दीजिए। और ऐसा मर्डर है ये जिसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, कोई जेल नहीं भेजेगा आपको। किसका मर्डर करना है बस ये समझ लीजिए, अपने अंदर दिमाग में छुपी जो टाला मटोली है उसका मर्डर करना है। सो मार डालिए उसको। टाला मटोली है उसे हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब टाला मटोली, कल करूँगा, अरे अभी बहुत टाइम है, बाद में करूँगा, अभी जल्दी क्या है, बाद में कर लूँगा, भविष्य में करूँगा, ये टाला मटोली है। तो मर्डर प्रोकास्टिनेशन का जो असली मीनिंग है वो ये कि अपने दिमाग में छुपे हुए प्रोकास्टिनेशन का आप मर्डर कर दें, चाकू भोंक दें उसको। कोई सज़ा देने नहीं आएगा आपको, सरकार भी सज़ा नहीं देगी इसके मर्डर करने के लिए, ठीक है? तो ये कानूनन जुर्म नहीं है, आप इसे आराम से करें, अपने भीतर छुपे प्रोकास्टिनेशन का आप मर्डर करें, टाला मटोली का मर्डर करें, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। कल का काम आज करें, है ना? वो सुना है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? तो वो करें आप। तो ये ना करें कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों और अभी तो पड़े हैं बरसों। उस थ्योरी पे मत जाइए। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, उस थ्योरी पे चलिए। ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस बुक की थीम यही है, इसीलिए ये इतनी पॉपुलर है, इसका वर्कशॉप इतना पॉपुलर है। कॉर्पोरेट्स में कराता हूँ मैं इस वर्कशॉप को, पूरा 2 दिन का वर्कशॉप होता है, 1 दिन का भी होता है, 2 दिन का भी होता है। स्टूडेंट्स के लिए भी करता हूँ। तो लोगों को, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं इसमें, टाइम मैनेजमेंट और प्रोकास्टिनेशन से, टाला मटोली से परेशान है। तो देखिए, जैसे कि सर ने कहा कि हमें कुछ न कुछ अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, और आपने ये तो सुना ही होगा कि हमें अगर ग्रो करना है, या जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनको एक उनकी हैबिट होती है रीडिंग। ओके, तो आप रीडिंग अगर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो संजय कुमार अग्रवाल जी की लिखी हुई किताबें बहुत ही पॉपुलर हैं। ये आपको हेल्प करेंगी अपना एक माइंडसेट बनाने में और आपको अपने करियर में आगे लेके जाने में। जरूर इन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और काफ़ी कुछ लर्निंग ले सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। जरूर सर बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतने और मैं इंफॉर्मेशनल मोटिवेशनल कंटेंट आप प्रिंट मीडिया के थ्रू और डिजिटल मीडिया के थ्रू हर तरीके से दे रहे हैं। यस, ज़रूरी है।
इसलिए ज़रूरी है, देखिए कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई वर्कशॉप है 10,000 रुपये का या 15,000 रुपये का, हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं करता है उसको, राइट। तो अफोर्डेबल लिमिट्स में पहुंचना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने हर तरीके का रखा। अफोर्डेबल लिमिट्स में 10-12 हज़ार रुपये में आप वर्कशॉप कर सकते हैं। आप लर्निंग मूवमेंट में प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स भी हैं। प्रोकास्टिनेशन पे 2,000 रुपये का वर्कशॉप है, मात्र इतना इंटेंस है वो, मात्र 2,000 रुपये में वर्कबुक्स वगैरह सब कुछ है उसके अंदर। 150-200 रुपये की बुक्स आती हैं। और मैं सिर्फ अपनी बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। आप सोचो, कोई व्यक्ति, आप सोचिए आप अगर खुद युवा हैं तो आपके ऊपर लागू होता है, और अगर आप बड़ी उम्र के हैं जो देख रहे हैं तो आपके बच्चों पर लागू होता है। आप सोचिए अगर आप सिर्फ 15 या 20 मिनट रोज़ कोई अच्छी किताब पढ़ने की, आई एम नॉट सेइंग मेरी किताब ही खाली, कोई भी अच्छी किताब पढ़ने की हैबिट विकसित करें, तो क्या होगा? 15 दिन में एक किताब खत्म हो जाएगी बड़े आराम से। महीने में 2, साल में 24 और 10 साल में 240। आप सोचो 10 साल में जब आप 240 किताबें पढ़ोगे तो खाली कोई मोटिवेशनल बुक्स नहीं पढ़ोगे, आप दुनिया का कोई टॉपिक नहीं छोड़ोगे। आप बायोग्राफीज़ पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप सिविक्स पढ़ोगे, सिविलाइजेशन कैसे ग्रो हुई वो पढ़ोगे, आप सन साइंस पढ़ोगे, आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे, आप कोई एरिया नहीं छोड़ोगे दुनिया का 240 किताबें पढ़ते वक्त। सोचो 10 साल बाद एक छोटी सी हैबिट डेवलप करके 15-20 मिनट रोज़ पढ़ने की, आपके बौद्धिक स्तर में और आपके बच्चे के बौद्धिक स्तर में और उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में या उस बच्चे के बौद्धिक स्तर में कितना फ़र्क होगा जिसने वो 240 किताबें नहीं पढ़ी। सोचो आप, एक छोटी सी हैबिट, अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं और ख़ुद ये कसम खाते हैं कि मैं अपना बेटर वर्जन बनूंगा, मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट क्या हम अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं? और जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि हम 15-20 मिनट अपने आप से नहीं निकाल सकते, मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अगले 7 दिन 7 डेज़ ऑब्ज़र्व करिए कि कितना समय कहाँ लगा रहे हैं आप। कितना समय आप मोबाइल पे थे, मोबाइल में आजकल रिकॉर्डर होते हैं, ट्रैकर्स होते हैं। कितना समय आपने टीवी देखा, कितना समय आपने नेटफ्लिक्स देखा, कितने समय आपने दोस्तों के साथ गुजारा, कितना समय ऐसा है जो आपने ऐसा कंज्यूम किया जिसको मैं अनप्रोडक्टिव कहता हूँ, जो आपको ज़िंदगी में आगे ग्रो करने में मदद नहीं कर रहा। तो मसला ये है कि आप वहाँ पर अपना समय गुजारिए। अगर आप युवा हैं, वहाँ पर अपना समय गुजारिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, आपके लिए रिसोर्सफुल है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, वहाँ पे गुजारिए। यू हैव टू चूज़ बिटवीन व्हाट टू वॉच ऑन टीवी, व्हाट नॉट टू वॉच ऑन टीवी। यू हैव टू चूज़ बिटवीन व्हाट बुक टू रीड, व्हाट बुक नॉट टू रीड। यू हैव टू चूज़ बिटवीन मैनी थिंग्स। यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट। आपको ये सोचना पड़ेगा क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या देखूं क्या ना देखूं। आजकल लोग मोबाइल पे रील ही बदलते रहते हैं। नहीं, आपको रील बदल करके आपकी ज़िंदगी बनेगी या उसमें कुछ ऐसी चीज़ देख करके ज़िंदगी बनेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ये एक सोचने वाली बात है। सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आप हर एक टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं एंड ऑडियंस को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आपके मिले इस इनसाइट्स से। और सर लास्ट में, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बल्कि एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सोच के देखो, आप जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, आप विजुलाइज करो उस कॉलेज की बिल्डिंग, वो 2 मंजिल या 3 मंजिल या 4 मंजिल की होगी या मे बी 1 मंजिल की हो। आप सोचो अगर उस स्कूल के मालिक उसको ब्यूटीफाई करना चाहें, मान लो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वो मान लो 3 मंजिल की है। आपके स्कूल के मालिक उसे अगर ब्यूटीफाई करना चाहें तो उसमें पेंट करा सकते हैं डिफरेंट कलर का, वहाँ पेंटिंग्स लगवा सकते हैं, वहाँ झरने बनवा सकते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं खूबसूरती दिखाने के लिए, और वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, पेंटिंग्स बढ़िया लगवा सकते हैं, कुछ मूर्तियाँ लगवा सकते हैं। लेकिन क्या उस 3 मंजिल बिल्डिंग को वो 40 मंजिल बना सकते हैं? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन 40 मंजिल के हिसाब से नहीं है। तो हमेशा ज़िंदगी में, जब मैं भी अपना मकान बना रहा था आज से 23 साल पहले, तो मेरे आर्किटेक्ट ने पूछा था कितना ऊंचाई का मकान बनाना है, तो मैंने कहा 1 मंजिल। तो उसने उसी के हिसाब से बुनियाद बनाई। आज मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ से शहर चेंज कर दिया मैंने, तो आज मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो 20वीं मंजिल पे है। तो वो इमारत की जो बुनियाद है, वो जाहिर सी बात है जब बिल्डर ने प्लान किया होगा
तो एक मंजिल के हिसाब से नहीं, उसकी और मजबूत बहुत मोटी फाउंडेशन होगी, हर पिलर मोटा होगा। तो ज़िंदगी में जितनी ऊंचाई पर जाना है, ऊंचाई के हिसाब से ही वो फाउंडेशन बनानी होती है। आज मैं आई एम रनिंग इन 57 ईयर्स ऑफ माई एज, मैं 30 साल पीछे जाके अपनी फाउंडेशन पे काम नहीं कर सकता। आप अपने फाउंडेशन के सालों में हैं, तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, भले ही आप अनएम्प्लॉयड हैं, अभी हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड हों, लेकिन अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाते रहिए। क्यों? क्योंकि जब फाउंडेशन मजबूत होगी तभी आप ग्रो करोगे, और बाद में कभी भी पीछे मुड़ करके आप फाउंडेशन पे काम करने के लिए आ नहीं सकते। मैं नहीं जा सकता 30 साल पहले, आपके पेरेंट्स नहीं जा सकते 25-30 साल पहले, आप भी नहीं आ पाओगे इस दौर में। अपने ऊपर काम करो, अपना बेटर वर्जन बनो, एवरी सिंगल डे ग्रो करो। थैंक यू। ओवर टू यू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि आपके मैं लर्निंग मोमेंट की बात करूं तो उसमें आप हर एक लेसन के बाद कुछ एक असाइनमेंट देते हैं, तो आप एक स्टोरी के बेस पे या किसी भी बेसिस पे आप एक छोटा सा असाइनमेंट दें हमारे ऑडियंस को, जिसका वो असाइनमेंट कमेंट सेक्शन में अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। तो एक ऐसा कोई असाइनमेंट बनाएं। ज़रूर। मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगले 7 दिन ऑब्ज़र्व करो, अपने आप को ऑब्ज़र्व करो कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ पर जा रहा है। उसकी एक टेबल बनाओ कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ पे जा रहा है। मैंने पढ़ने में इतना टाइम लगाया, मैंने सोशल मीडिया में इतना टाइम लगाया, मैंने टीवी पर इतना टाइम लगाया, मैंने दोस्तों के साथ इतना टाइम लगाया, मैंने खेलने में इतना टाइम लगाया। वो सारा आप टैबुलेट कर लो। हफ्ते भर बाद आप उसका एक सम करो कि मैंने इसमें 28 घंटे लगाए, इसमें 32 घंटे लगाए, इसमें 8 घंटे लगाए, और फिर अपने आप से पूछो, क्या ये मुझे मेरे भविष्य की तरफ ले जा रहा है? क्या ये मुझे मेरे भविष्य की तरफ ले जा रहा है? क्या ये मुझे मेरा भविष्य बनाने में मदद कर रहा है? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक हफ्ते बाद आपके दिमाग में जो जवाब आएगा, वो मुझे पता है क्या जवाब आएगा। आप बोलोगे ना 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 ना, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ नहीं। वो पिछला हफ्ता कुछ अनयूजुअल गया, उस हफ्ते में ये हो गया, उस हफ्ते में ये हो गया, मेरे पास ये डिस्ट्रैक्शन आ गया, ये डिस्टर्बेंस आ गया। कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। यही एक्टिविटी एक हफ्ता और करो, आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाई पता चल जाएगी। और जैसे ही आपको सच्चाई पता चलेगी, आप ये पाओगे कि आप सचमुच अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बना नहीं रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बनाने की कोशिश करो, अपना हर संभव प्रयास करो। इस एक्टिविटी से वो निकल करके आ जाएगा। इस एक्टिविटी को करके आप एक हफ्ते तक अपनी एनालिसिस करो, ज़रूर करो, क्योंकि अगर ये एनालिसिस आपने नहीं करी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना ज़्यादा समय आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों में लगा रहे हो। सर बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू ब्रदर। और अब क्लोजिंग करते समय मैं आपको एक टिप और देना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में कि आप इंडिया में अगर 20,000 सैलरी उठाते हैं, मिडिल ईस्ट में उसी काम को करके आप 50-60 हज़ार रुपये उठाते हैं, और यूरोप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसी काम को करके वहाँ पे 2.5 लाख से 3-3.5 लाख तक उठाते हैं। काम वही है, लेकिन आप देखें कि आप तीनों फेज़ में कितना डिफरेंस है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो था हाउ टू बिल्ड माइंडसेट। हमारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था, बट सर ने माइंडसेट के ऊपर आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत अच्छे से गाइड किया। तो अगर आप अपने माइंडसेट पे काम कर लेते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी पे काम कर लेते हैं, अगर आप अच्छे ह्यूमन हैं, तो आप अपना करियर यूरोप में बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए बहुत छोटा सा टिप है, आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करके रखना है। वहाँ पे कुछ न कुछ कंटेंट, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं वो आप डालते रहें, रिच कंटेंट डालें। हैशटैग में आप ANDT लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, हैशटैग में आप ह्यूमैनिटी यूज़ कर सकते हैं, हैशटैग में आप माइंडसेट यूज़ कर सकते हैं, और हैशटैग में आप यूरोप जॉब्स भी डाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप कुछ कंटेंट डालते हैं, ये सारे अगर आप कीवर्ड्स रखते हैं, और अगर यूरोप की कोई भी कंपनी अगर मैन पावर सर्च कर रही होगी आपकी फील्ड से रिलेटेड, तो आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर उठता रहेगा, और यूरोप की कंपनी आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगी, आपका इंटरव्यू लेगी, और इंटरव्यू में वो सिर्फ आपसे ह्यूमैनिटी ही देखने वाले हैं। बाकी स्किल सेट्स वो ऐसा बिलीव करते हैं वो आपको सिखा देंगे अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा। ज़रूर। और मैं भी जाने से पहले एक आप लोगों को गिफ्ट देना चाहूँगा। वो गिफ्ट ये है कि नीचे दिए हुए लिंक के साथ आप जब लर्निंग मूवमेंट से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक वेलकम गिफ्ट मिलेगा, एक वर्कशॉप 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
उसे जाके देखिए, उसमें अपनी ज़िंदगी को बनाने के तरीके बताए गए हैं आपको कि आप कौन से 4 पिलर्स पे काम करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।